नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ मिस्टर नवनीत। बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव होना है और जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आते जा रहे हैं, उसी तरीके से जो टिकट बांटने की चर्चा है, टिकट बंटवारे की चर्चा है, वो भी तेज होती जा रही है। और इस बीच जो सबसे दिलचस्प मुकाबला जो हमें देखने को मिल रहा है, वो है सीमांचल का क्षेत्र। सीमांचल का वो क्षेत्र जहां पर मुस्लिम आबादी मेजोरिटी में है। कई क्षेत्र सीमांचल के ऐसे हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम आबादी ही है, लेकिन उस सीट को लेकर, उस सीमांचल में लगभग जो 24 सीटें हैं, उसको लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है। पेच इसीलिए फंस रहा है क्योंकि वहां पे आरजेडी भी अपना दमखम दिखाना चाह रही है, उसी सीट पे कांग्रेस भी अपना दमखम दिखाना चाह रही है। लेकिन एक और नया मसला जो सामने आया है, AIMIM, जिसको अब तक महागठबंधन ने दरकिनार कर रखा है, लेकिन अब वो मजबूती के जो स्वर हैं वो महागठबंधन के अंदर गूंजने लगे हैं और AIMIM अब महागठबंधन में शामिल होने के लिए सड़कों पर उतर आया है। इन सभी तमाम बातचीत को करने के लिए हमारे साथ हैं हमारे सीनियर जर्नलिस्ट रवि सर। रवि सर, क्या लग रहा है, सीमांचल अब चर्चा में है? क्योंकि जिस तरीके से आपने देखा आज राबड़ी आवास के बाहर में जो AIMIM के जो लोग हैं, उन्होंने जिस तरीके से नारेबाजी की है, क्या लग रहा है, क्या होगा सीमांचल में इस बार? देखिए, AIMIM जो बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी है, वो आपने देखा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में उसका सीमांचल के इलाकों में कितना बेहतर स्ट्राइक रेट रहा था और वो जीत के आए थे। हालांकि बाद में जो है सो महागठबंधन में उनके राष्ट्रीय जनता दल में उनके पार्टी के जो विधायक थे सभी शामिल हो गए। एक को छोड़ दिया जाए जो अख्तरुल ईमान हैं, जो अमौर से विधायक हैं, उनको छोड़ करके सारे के सारे जो है सो राष्ट्रीय जनता दल में चले गए। 5 में से 4 चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये इस बात को, इस पर मुहर लगती है कि सीमांचल में ओवैसी की पार्टी की क्या चमक क्या धमक है। अब रही बात कि सीमांचल के इलाके में जो ओवैसी की पार्टी चाह रही है सेकुलर वोट का डिवीजन नहीं हो, ऐसे में वह सेकुलर वोट का डिवीजन नहीं हो, इस लिहाज को लेकर के वह राबड़ी आवास जो लालू प्रसाद यादव का भी वही आवास है संयुक्त रूप से, तो वो वहां गए थे क्योंकि नेता विधानसभा में जो है प्रतिपक्ष के नेता वहीं रहते भी हैं, तेजस्वी प्रसाद यादव, तो वही आज नगाड़ा ढोल नगाड़े के साथ में अख्तरुल ईमान के नेतृत्व में कई सारे मुस्लिम चेहरे आपको वहां दिखाई पड़े। और अब कहा जाए कि अब बैरिस्टर ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जब नेतृत्व कर रहे हो किसी डेलीगेशन का, तो आप समझ सकते हैं कि उसमें कितने लोग होंगे। अख्तरुल इमाम और उनके साथ ढोल नगाड़ा बजता हुआ, और ये स्लोगन भी अख्तरुल इमाम ने कहा कि लालू तेजस्वी अपने कानों को खोल, तेरे दरवाजे पर बज रहा ढोल, गठबंधन के लिए दरवाजा खोल, नहीं तो खुल जाएगी MY समीकरण की पोल। MY समीकरण की मुस्लिम यादव समीकरण की जो बात कहते हैं, उसमें वोट का डिवीजन नहीं हो, सेकुलरिज्म की बात होती है, तो धर्मनिरपेक्षता की बात होती है, जिसकी पहल महागठबंधन इंडिया ब्लॉक करता है। और विशेष तौर पर अगर हम कहें तो लालू प्रसाद यादव उसके तो माने ही जाते हैं। तो इस लिहाज से वह लोग गए थे। और ये इन लोगों का कहना भी है कि पहले भी हम जुलाई माह में एक पत्र लालू प्रसाद यादव को लिख करके दिए थे, तेजस्वी यादव को दिए थे, बट उसकी तरफ से कोई रिस्पांस कुछ नहीं हुआ। तो ये उनका कहना है बड़े लोग हैं, ये लोग का कान बंद रहता है, इसीलिए ढोल नगाड़े के साथ हम गए। ये सांकेतिक भाषा में ये सब दिखाई पड़ता है। तो अब हम लोग चलते हैं, बात क्यों ऐसा हो रहा है इस पर थोड़ा सा हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। सीमांचल का इलाका लोकसभा का आप देख लीजिए, तो लोकसभा का जो बीता जो चुनाव हुआ था लोकसभा में, सीमांचल के इलाके में जो 4 सीट है, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया, तो इसमें आपको जो दिखाई पड़ता है, कटिहार में कांग्रेस के बड़े और कद्दावर चेहरे हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं तारिक अनवर, वो जीत करके आए थे। बिल्कुल। इसी तरह से पूर्णिया में देखिए कहीं ना कहीं निर्दलीय सांसद जो राजेश रंजन और पप्पू यादव, वो जीत करके आए, और वो निर्दलीय जीत करके आए। और उनकी मानसिकता, उनके विचार, जिस लाइन और लेंथ पर वो खड़ा रहते हैं पप्पू यादव, वह जो है सो सेकुलरिज्म का है, वह कहीं ना कहीं कांग्रेस की ओर उनका झुकाव है। और कांग्रेस के बराबर बड़े बड़े फंक्शन में भी वो दिखाई पड़ते हैं। आपने देखा भी था कि SIR के मसले पर जब वोट अधिकार यात्रा जब हो रही थी बिहार में, जब लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और तेजस्वी यादव जब थे, पप्पू यादव भी साथ साथ अभी सर कल ही सर कांग्रेस का जो प्रदेश कमेटी का जो बैठक दिल्ली में था, उसमें भी पप्पू यादव को देखा गया, तब से भी चर्चाएं काफी हो रही है। बिल्कुल। तो ये एक बात तो हो गया, पूर्णिया की सीट भी आपको इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के पास है। अब चलिए हम लोग आते हैं अररिया। अररिया की एक सीट जो है वह भारतीय जनता पार्टी के पाले में है।
वहां पर मतलब सीमांचल में बीजेपी की पकड़ है कहीं ना एक कहीं। एक सीट पर, अररिया की सीट हम बात करते हैं, वह भी कोई बहुत बड़ा मार्जिन फासला नहीं दिखाई पड़ा था, वहां पर भी कंटेस्ट होता हुआ दिखाई पड़ा था, क्योंकि वहां पर 48 या 40 के आसपास वहां पर मुस्लिमों की आबादी है, वहां 42% वहां मुस्लिम आबादी है। हाँ, तो ये एक वहां पर है। अब चलिए किशनगंज भी देखिए, वहां पर भी देखिए कांग्रेस के मोहम्मद जावेद लगातार जीतते हुए आ रहे हैं, वो सिटिंग एमपी थे और फिर वो एमपी रहे। तो ये ऐसे में आप सीमांचल के जो 4 इलाके हैं, कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया, उसमें से 3 जो है सो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन के पाले में है, और उसमें 1 सीट अररिया सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की है। तो ये समझने वाली बात है कि सीमांचल के इलाके में 24 विधानसभा की सीट है, 24 विधानसभा की सीट है, और हर का अगर हम एनालिसिस करेंगे तो कटिहार में आपको 44% मुस्लिम की आबादी है, पूर्णिया में देखिए 33% मुस्लिम की आबादी है, उसी तरह से किशनगंज चलिएगा तो 67% मुस्लिम बड़ी आबादी है, बड़ी आबादी है, जो जहां से कांग्रेस के मोहम्मद जावेद जीत करके आते हैं कांग्रेस के। और इसी तरह से आप चलिएगा अररिया में 42% वहां पर मुस्लिम की आबादी है। और जब सीट की बात करिएगा तो 24 सीट है इन 4 जिलों में, या 4 लोकसभा क्षेत्र कह लीजिए, तो ऐसे करके कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज और अररिया। तो ये कहीं ना कहीं यह दर्शाता है, यह दिखाई पड़ता है कि अगर पूरी तरीके से इंटैक्ट होकर के महागठबंधन इंडिया ब्लॉक सीमांचल के इलाके में लड़ेगा, वोट का डिवीजन नहीं होगा, तो ये 24 के 24 सीट इस बार मेजर स्ट्राइक होगा। और देखिए, एक बात हम समझाना चाहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कह लीजिए, एनडीए कह लीजिए, उसका नारा है, उसका टैगलाइन है कि 2025 225। तो 225 का मतलब आप समझ लीजिए कि 243 विधानसभा की सीट है बिहार में, और उसमें 225 जीत करके लेना, अपने पाले में करना एनडीए के लिए यह एक बड़ी चुनौती है। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष जो है सो राहुल गांधी घूम रहे हैं, प्रियंका गांधी उनके साथ भी घूमती, और सपा के प्रमुख उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव घूमते हुए नजर आए। और तो ये और तमाम जो समीकरण दिखाई पड़ता है, तो उसमें डेंट लगाने की, अब हम थोड़ा सा सेगमेंट वाइज भी बात करें, थोड़ा सा हर असेंबली सेगमेंट की, तो उस पर भी आप थोड़ा सा देख लीजिए। कटिहार में भारतीय जनता पार्टी के पास 3 सीट है, 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के पास है, 1 सीट सीपीआई भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, 2 सीट कांग्रेस के पास, 1 सीट जेडीयू के पास में है। यह कटिहार का मतलब सर, कटिहार में अभी भी एनडीए बढ़त में है। हाँ, 7 में से 4 सीटें एनडीए के पाले में है। बिल्कुल। तो ये आपको दिखाई पड़ता है कटिहार जैसे, जो सीमांचल की हम बात कर रहे हैं, और उसमें 7 विधानसभा क्षेत्र है, उसमें आपको देखिए एनडीए वहां पर बढ़त में है। इसी तरीके से आप जैसे पूर्णिया की बात करिएगा, बिल्कुल, तो पूर्णिया में भी देख लीजिए, क्या वो आपका ये कह रहा है, पूर्णिया में जो है सो आपको दिखाई पड़ रहा है जेडीयू वहां पर 1 सीट पर है, भारतीय जनता पार्टी 2 सीट पर है, राष्ट्रीय जनता दल 1 पर है, एआईएमआईएम ओवैसी की पार्टी के एकमात्र विधायक वहीं से है, अमौर से वही अख्तरुल ईमान है, जो प्रदेश अध्यक्ष। कांग्रेस के पास में 1 है, निर्दलीय जो है सो 1 जीत करके आए हैं, जो बाई इलेक्शन हुआ था वो। तो ये हो गया आपको पूर्णिया, आपको कटिहार हो गया। अब चलिए आपको किशनगंज। तो किशनगंज में जो आप देखिएगा, तो किशनगंज का भी कहानी आपको इसी तरीके से होता हुआ। किशनगंज में तो सर एनडीए खाता भी नहीं खोल पाए विधानसभा के चुनावों में। बिल्कुल, सारी सीटें तो महागठबंधन के खाते में है। बिल्कुल, तो वहीं से 2 सीटें एआईएमआईएम। हाँ, नहीं, वही बता रहे हैं। तो किशनगंज की हम बात करेंगे तो 3 सीट आपको जो है सो राष्ट्रीय जनता दल के पाले में है, 1 सीट जो है सो कांग्रेस के पास है। किशनगंज की यही जो है सो बता रहा है, 4 सीट है वहां पर विधानसभा की, तो उसमें 3 जो है सो राष्ट्रीय जनता दल, 1 जो है सो कांग्रेस के पास। उस 3 में सर 2 जो है एआईएमएम के विधायक जो है वो पलट के गए थे आरजेडी में, वो वाले विधायक भी। आरजेडी हालांकि एक ही वहां पे सीट जीती थी। हाँ, ठीक है, वही हम बता रहे थे ना, जब महागठबंधन में जब उनकी एंट्री हो गई थी, जीत के गए थे ओवैसी की पार्टी के, तो ये 3 और 4 सीट है वहां पर आपको किशनगंज में। तो 4 में से 3 सीट आरजेडी, 1 सीट जो है सो कांग्रेस के पाले में। तो ये समझने वाली बात है। और किशनगंज से कौन है एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट? बिल्कुल, वहां आप ये भी देख लीजिए। तो किशनगंज सर मोहम्मद जावेद का एरिया है, इसलिए सारे सीट जो है वो महागठबंधन के पाले में है। बिल्कुल, देखिए, वही हम बता रहे हैं कि किशनगंज में आपको जो है सो, तो इस बार जो है सो लड़ाई बहुत कड़ी होने जा रही है। अब चलिए अररिया में आप देखिएगा कि वह भारतीय जनता पार्टी की वह सीट है लोकसभा की। तो ऐसे में आप देखिए अररिया में क्या है, कांग्रेस 1 है, आरजेडी 1 है, 2 ही आपको महागठबंधन इंडिया ब्लॉक के पास में है। बिल्कुल, और उसके बाद जेडीयू 1 पर है,
और भारतीय जनता पार्टी 3 पर है। माने वहां 4 सीट जो है सो एनडीए के पाले में है अररिया में, जो भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा सांसद भी हैं। तो ऐसे में यह देखने और समझने वाली बात होगी कि कैसे इंडिया ब्लॉक इसको रोक पाएगा। क्योंकि देखिए, आपको जो दिखाई पड़ रही है तस्वीर, उसी तस्वीर को हम लोग बयां कर रहे हैं, तो वह तस्वीर कहीं ना कहीं कांटे की आपको दिखाई पड़ रही है। और अब जो है सो जो इंडिया ब्लॉक महागठबंधन में सीट शेयरिंग की बात हो रही है, तो ये सीट शेयरिंग का जो मसला है वह निश्चित रूप से आपको सीमांचल के जो इलाके हैं उसमें आपको बेहतर आपको कैंडिडेट का चयन करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो सिटिंग हो जाए वही गेटिंग हो जाए। सिटिंग गेटिंग अगर यदि होगा तो फिर आपको खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। ऐसे में इसको बहुत माइक्रो लेवल पर जाकर फिल्टर करने की आवश्यकता है, और नहीं तो फिर ढाक के 3 पात नतीजा 0/7। सर, क्या लग रहा है एआईएमआईएम जो है वो अगर उसको महागठबंधन अपने पाले में शामिल नहीं करती है तो क्या इसका खामियाजा महागठबंधन को बहुत ज्यादा भुगतना पड़ेगा? नहीं, देखिए, बहुत ज्यादा तो नहीं। देखिए, इस पर थोड़ा सा हम आएंगे। वक्त संशोधन विधेयक जो पारित हुआ, उसके बाद से जो अल्पसंख्यकों में, जो मुस्लिम समाज में नाराजगी है, तो वो इस बार वैसा नहीं होगा विधानसभा के चुनाव में, और वोट का डिवीजन भी मुस्लिम का नहीं होने जा रहा है। लेकिन हाँ, अगर थोड़ी सी भी वोट की डिवीजन हुई तो जैसे भारतीय जनता पार्टी का हम बात कर रहे हैं, अररिया की सीट की बात कर रहे हैं, वो लोकसभा की बात कर रहे हैं, या विधानसभा में देखिए तो 4 सीट जो है सो आपको एनडीए के पाले में है। तो ये कहीं ना कहीं टफ तो होता हुआ दिखाई पड़ेगा। इसलिए वोट का जो अख्तरुल ईमान जो है, अमौर के विधायक हैं, ओवैसी की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका यही कहना है कि वोट का डिवीजन नहीं हो, सेकुलर तमाम जो, और वो कह रहे हैं कि 6 सीट जो है सो चिन्हित कर दिया जाए ओवैसी की पार्टी के लिए। तो ये ऐसे में आप जब चिन्हित कर दीजिएगा, वह मिल करके लड़ेंगे, तो वोट का जब डिवीजन नहीं होगा तो आपके लिए बेहतर स्ट्राइक रेट हो जाएगा, और तब तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि देखिए, आपको 24 सीट अगर आप मेजर जोट हो जाएगा, आपको शाहबाद का क्षेत्र आपका महागठबंधन इंडिया ब्लॉक का मजबूत है, मगध का क्षेत्र मजबूत है, तो ऐसे में आपको कुछ न कुछ तो यह मिरेकल करना पड़ेगा, कुछ जादुई आंकड़ा जुटाना पड़ेगा, कुछ आपको ग्राउंड जीरो पर जो जानकारी है वो इकट्ठा करके आपको फाइट करना, मतलब अपने सभी घटक दल को खुश करके आपको कहीं ना कहीं अपनी स्ट्राइक रेट सीमांचल में जो आपकी 50-50 की है, अभी एनडीए 12 सीट पे है और महागठबंधन 12 सीट पे है, बिल्कुल, ऐसे में आपको कहीं ना कहीं सीमांचल अपना मजबूत करना पड़ेगा अगर एनडीए को बढ़त देने से रोकना है तो। बिल्कुल, देखिए, नरेंद्र मोदी की विजय रथ को रोकना है, डबल इंजन की सरकार है, बार बार एक बात कह रहे हैं, और फ्री बीज दिया जा रहा है। तो ऐसे में जब आप कैसे रोक पाइएगा? आप इसे रोकने के लिए आपको स्ट्रेटेजिकल मूव करना पड़ेगा। स्ट्रेटेजिकल मूव कैसे होगा? जब ओवैसी की पार्टी के लोग खुद रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई सेकुलर वोट का डिवीजन नहीं हो, हम मजबूती के साथ आपके साथ में हैं, तो आप हमको, तो इतनी बात तो करनी पड़ेगी ना, इतनी बात करनी पड़ेगी, तभी जाकर के सीमांचल में आप 100 में 100 कर सकिए। वो भी एआईएमआईएम तब रिक्वेस्ट कर रही है जब वो 5 सीटें जीत के दिखाई थी पिछली बार। बिल्कुल, कहीं ना कहीं महागठबंधन को इसका नुकसान झेलना पड़ा था। वोट का डिवीजन जब होगा सेकुलर वोट का, तो निश्चित रूप से आपको बेनिफिट नहीं होगा। बिल्कुल। तो देखने वाली बात होगी कि सीमांचल में आने वाले चुनाव में सीट शेयरिंग को लेकर किस तरीके से फॉर्मूला तय होता है, कांग्रेस को कितनी सीटें मिलती है, आरजेडी कितनी सीटों पर लड़ाई लड़ती है, और अगर एआईएमआईएम को शामिल किया जाता है, जो एआईएम 2020 के चुनाव में 5 सीटें जीती थी, हालांकि बाद में उनके 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए, एक अभी बचे हुए हैं, उन्होंने पूरे पार्टी का कार्यभार संभाला हुआ है। लेकिन अब इन तमाम बातों को देखना होगा कि आने वाले चुनाव में किस तरीके से सीट का बंटवारा होता है, और सीटें तय होती है, और चुनाव होता है, और चुनाव के बाद जो नतीजे आएंगे वो नतीजे सरकार बनाने के रुख को किस तरीके से तय करते हैं। तब तक आप इन तमाम खबरों के लिए बने रहिए लाइव स्टेट। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी सर बहुत बहुत धन्यवाद।